नमस्कार साथियों। तो आज आप सबको नई क्लास में स्वागत है, जिसमें हम आज करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो संबंधित है जनसंख्या एवं नगरीकरण से, जो कि ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मुख्य रूप से उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो 2011 की जनगणना से संबंधित है। तो ये 2011 की जनगणना से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और ये प्रश्न जो हैं सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एसएससी और रेलवे में तो स्पेशली 2-3 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में जनगणना से संबंधित पूछे ही जाते हैं। तो आइए इनसे संबंधित प्रश्नों का आज रिवीजन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत 3 तरह की सूचियां बनाई गई हैं। एक है संघ सूची, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं और कार्य किए जाते हैं। दूसरा है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार के द्वारा, और समवर्ती सूची है जो है जिसमें दोनों ही राज्य और केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है, और जनगणना का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि यह संघ सूची का विषय है और इसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन भारत की कितनी है। तो 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उस समय जो भारतीय जनसंख्या थी उस समय 121 करोड़ जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात अर्थात 1947 के बाद से अब तक कुल कितनी जनगणनाएं हुई हैं। तो अगर 1947 के बाद से देखें तो कुल 7 जनगणनाएं अभी तक हो चुकी हैं, जबकि अगर देखा जाए 1872 के बाद जो पहली जनगणना हुई थी उसके बाद से कुल जनगणना देखा जाए तो 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं अब तक 2011 में। तो नेक्स्ट आता है कि विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का कितना प्रतिशत है। तो जो विश्व की कुल जनसंख्या है उनमें से 70.5 जो है 17.5% जनसंख्या भारत की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, और 2011 में जो भारत की जनगणना हुई है वो 15वीं जनगणना है। तो 2011 में भारत की जनगणना का क्रम क्या है, 15वीं है, और आज़ादी के बाद से यह 7वां क्रम है। तो पहली जनगणना जो होती है वो होती है 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, और 1881 में 1881 से जो है वो लगातार 10 की जनगणना प्रारंभ हो जाती है, जो कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और 1881 में जो जनगणना होती है वहाँ से 10 की जनगणना प्रारंभ हो जाती है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत में 382 लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं। तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कहाँ रहते हैं, बिहार में, जो कि भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश, जहाँ कहाँ है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है। तो एक दशक में कितने % की वृद्धि हुई है 2011 में। तो 2001 से 2011 के बीच जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो हुई है 17.64%। 17.64% की जो है 2001 से 11 के बीच में 10 की वृद्धि दर देखी गई है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कुल कितनी है। तो पुरुषों की जो कुल जनसंख्या है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो है 62.32, 62.32 करोड़ जो है पुरुषों की जनसंख्या है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पुरुष कितने हैं, तो भारत में जो 2011 की जनगणना है उस अनुसार देखा जाए तो 62 करोड़ पुरुषों की जनसंख्या है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या देखी जाए तो महिलाओं की जनसंख्या जो है वो 58.75 करोड़। अगर ये पॉइंट की बात करना भी याद रहे तो 62 और 58 आप करोड़ में याद रख सकते हैं। अगला आ जाता है कि 2011 की गणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जहाँ कितनी है, लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या है। 19.98 करोड़ की जनसंख्या पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में कुल 6.10 लाख 6.10 लाख टोटल जनसंख्या है सिक्किम राज्य की। तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में और सबसे कम सिक्किम राज्य की जनसंख्या है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो है दिल्ली में। दिल्ली में कुल जनसंख्या जो है 1.6 करोड़ की है। तो 1.6 करोड़ लोग कहाँ रहते हैं, तो दिल्ली में रहते हैं। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों को अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम से मतलब है घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य है गोवा, जहाँ 62.1% जो क्षेत्र है वो क्या है, पूर्णतः नगरीकृत है। इसके बाद आता है मिजोरम। मिजोरम का क्या है, 52% भाग जो है वो नगरीकृत है। इसके बाद आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु का 48.4% जो एरिया है वो नगरीकृत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु 3 जो है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में भारत में नगरीय जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो भारत में पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो है 82.14%। 82.14% पुरुष जो हैं वो साक्षर हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न में कि जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे, तो 2011 में जो सेंसस कमिश्नर बनाए गए थे जनगणना आयुक्त, उनका नाम था सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना के मुख्य आयुक्त थे, सेंसस कमिश्नर थे। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में अगर देखा जाए आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला वो है दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला जो है जब सबसे ज़्यादा आदिवासी वाला जिला है। अब मध्य प्रदेश में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में है अलीराजपुर, जहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है। वर्ष 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक रही थी। यही वर्ष क्या है, बृहद विभाजन वर्ष, ग्रेट डिवाइड ईयर कहलाता है। तो जो वर्ष 1911 से 1921 के बीच का समय था, इसे विभाजक वर्ष के रूप से विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय जो है 11 से 21 के बीच की जो जनसंख्या वृद्धि रही है वो नकारात्मक रही है। यहाँ पर वृद्धि के बजाय क्या है 0.131% की क्या है कमी देखी गई थी। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो 11 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है, जहाँ कितनी है 64.47 हज़ार, 64.47 हज़ार लोग क्या है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था, तो वो था दिल्ली। अब आ जाते हैं साक्षरता संबंधित प्रश्नों में। साक्षरता संबंधित है कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो भारत में कुल साक्षरता दर है 73.04%। भारत की साक्षरता दर लिटरेसी रेट जो है वो 73.404% है। अब भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो भारत में महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 65.46%, 65.46% है किसकी, महिलाओं की साक्षर। पुरुष की साक्षरता दर जो है 82.14% है, जबकि महिलाओं की जो साक्षरता है वो 65.46%। और 82 और 65 के बीच में क्या है टोटल साक्षरता दर है, जो कि कितनी है 73.04%। तो 65, 73 और 82 ये क्या है साक्षरता दर के 3 जो
अनुपात हैं, इनको याद रखिएगा कि महिला साक्षरता 65, टोटल साक्षरता दर 73 और जो कि पुरुष साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा 82% है। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? सबसे अधिक भारत में साक्षर राज्य जो है वो 94% के साथ केरल राज्य प्रथम स्थान पर है। केरल में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता और सर्वाधिक महिला साक्षरता सभी में कौन आगे है? तो वो है केरल। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जहाँ 96% पुरुष साक्षर हैं वो है केरल राज्य, और सर्वाधिक महिला साक्षरता जहाँ 92% महिलाएं साक्षर हैं वो भी कौन है? केरल राज्य। और न्यूनतम साक्षरता दर में तो न्यूनतम साक्षरता दर हो या न्यूनतम पुरुष साक्षरता हो या न्यूनतम महिला साक्षरता हो, उन सभी में स्थान किसका है? बिहार में। जिस तरह सर्वाधिक में केरल का स्थान है तो उसी तरह न्यूनतम में किसका स्थान है? बिहार का, जहां न्यूनतम साक्षरता दर 61.80% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। तो भारत के जो मेघालय राज्य है वहाँ स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर देखा गया है। नेक्स्ट आते हैं, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो भी कौन सा है? बिहार 71.2%। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य भी कौन है? बिहार। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जहां 91.85% लोग साक्षर हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं लिंगानुपात से संबंधित प्रश्नों को संबंधित हैं। भारत का कुल लिंगानुपात कितना है? तो भारत में जो सेक्स रेशियो लिंगानुपात है वो है 943। 943 महिला क्या है प्रति 1000 पुरुषों पर? 943 महिलाएं हैं, 943। सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है वो है केरल, जहां कुल 1084 महिलाएं 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं कहाँ हैं? केरल राज्य में, जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है वो हरियाणा, जहां 878 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात 919 है प्रति 1000 बच्चों पर। तो 1000 जो बच्चों पर 919 महिलाओं की संख्या है, ये क्या है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों का अनुपात है। तो इस तरह से आज जनगणना के टॉपिक को हमने रिवीजन कर लिया है। इनसे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उन सभी को तो करवा लिए हैं। तो आप सभी को आज की क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे और करेंगे आईएमपी प्रश्नों का रिवीजन। तब तक के लिए आप